साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका फंडामेंटल या मूड प्रैक्टिस क्या है कि कोई लड़की आपसे प्रेम संबंधों में है और उसका ये आरोप है कि उस संबंधों का फ़ायदा उठाते हुए आपने सबसे पहले उसे नशीला पदार्थ पिलाया या खिलाया, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और उसके बाद आपने मौके का फ़ायदा उठाकर उसके कपड़े उतारकर उसके नग्न वीडियो बनाई। वो नग्न वीडियो व उनसे बनी फ़ोटोओं का उपयोग करते हुए आपने उसे ब्लैकमेल किया, लगातार उससे पैसे लिए और अल्टीमेटली उसके साथ सेक्स किया और उसका पूरा का पूरा जीवन जो है बर्बाद कर दिया। और उस सिनेरियो में जब हम पर कानूनी कार्रवाई होती है तो बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पुलिस के सामने वो महिला अपने घड़ियाल रूपी आंसू बहाकर ये शो करती है कि वो तो बहुत बड़ी संत है, उसने कोई भी अपराध नहीं करा है। अल्टीमेटली लड़के ने उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उसे अगर फांसी भी दी जाए तो कम है। और उसके साथ कुछ मोहम्मदी गैंग वाले इतना हल्ला मचाते हैं, फिर मीडिया भी साथ में लग जाती है और ऐसा हल्ला जब देश में होता है तो फिर कानून में अमेंडमेंट जो है होते हैं और अल्टीमेटली इनोसेंट पुरुषों को उसका बलिदान देना पड़ता है। साथियों ज़रा सोचिए, सोचने का विषय इसलिए है कि 90% फेक केसेस हम सबको मालूम है एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर हम रेसिस्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं यार क्या रखा है, आपका मुकदमा है, आप जानो। अगर आप किसी इनोसेंट अक्यूज़ का साथ दोगे तो कम से कम जो गलत करने वाले हैं वो सबक सीख जाएंगे, अदरवाइज़ ये लोग जो है शोषण करते रहेंगे। और इसी बीच आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उस स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ कि उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक ऐसा प्लान्ड गेम खेला लड़की ने और पूरा का पूरा सिस्टम उस झूठी मक्कार लड़की को बचाने में लग गया। और सिस्टम कहता है कि लड़कियों को बचाओ, प्रोटेक्ट करो, जो कानून उनकी सुरक्षा के लिए बना है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो। पर धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर जो इनोसेंट अक्यूज की बलि देते हुए। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, पर बात रियल है। ये बात चुप सकती है, पर बात जो सत्य है वो कह के रहूँगा। तो साथियों, मैंने जो बात आज आपसे कहनी है वो मेरी अपनी बात नहीं है, मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है और ना ही किसी थर्ड पार्टी की ओपिनियन है, बल्कि जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसके तहत इनोसेंट अक्यूज्ड को दोष मुक्त करने के आदेश दिए गए। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इतना कॉम्प्लिकेट केस कि जहां पर 376 आईपीसी है, 354 ए आईपीसी है, 354 बी आईपीसी है, 385 आईपीसी है, 506 आईपीसी है, इसके अलावा 201 आईपीसी है, इसके अलावा 67 आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी जोड़ा गया, ये शो करने के लिए कि इतना गंभीर अपराध कारित कर दिया कि इस व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इस व्यक्ति को भारी भरकम जुर्माने से और कारावास से दंडित किया जाए। और उसके बावजूद भी अक्यूज ने स्टैंड लिया कि उसने कोई अपराध नहीं करा है। ट्रायल कोर्ट में उसका स्टैंड नहीं चला, बट अपीलान कोर्ट ने उसकी बात मानी और अल्टीमेटली उसको जो है एक्विट कर दिया। तो साथियों, जजमेंट आज भी आते हैं पुरुषों के पक्ष में, पर लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, लड़ने वाला वकील चाहिए। कम से कम वो सही बात को सही तरीके से रख सके तो कम से कम उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमम जो है हमारे पक्ष में हो सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जजमेंट को। जजमेंट जो है वो 65 पन्ने का है, उसको मैंने जो है समराइज़ करके आप सबको जो है समझाने का प्रयास किया है और उसके बाद मैं कुछ डिस्कस करूंगा पॉइंट्स कि कैसे हम इन झूठे मुकदमों से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 17 अक्टूबर 2023 का ये जजमेंट है। आशीष बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इस जजमेंट का जो है वो नाम है। इसमें अक्यूज पर गंभीर आरोप थे, जैसा मैंने आपको बताया। अल्टीमेटली ही गॉट कन्विक्टेड। अब बड़ी ही आसान स्टोरी लेकर आ गई प्रोसिक्यूट्रिक्स। वो स्टोरी क्या थी कि मेरे साथ जो है संबंधित अभियुक्त के द्वारा अपराध किया गया, पर अपराध क्या था इस तक हमको जो है पहुंचना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी जो है हमको जोड़नी पड़ेगी। वो कहती है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। वो कहती है कि अक्टूबर 16 लास्ट वीक की बात है, मैं कॉलेज एंड करके अपने घर जा रही थी, मुझ पर अक्यूज की गंदी निगाहें पड़ी। वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, वो मेरे नज़दीक आना चाहता था, वो मुझसे संबंध बनाना चाहता था, वो मुझसे प्यार करना चाहता था, वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसका ये भी कहना था कि हमारे बीच में कॉमन फ्रेंड जिसका नाम है बॉबी, और बॉबी ने करी मेरे साथ गद्दारी। कैसा गद्दारी करी कि इसने मेरा मोबाइल नंबर जो है अक्यूज को दिया। अक्यूज ने मुझे फ़ोन किया, संपर्क करने का प्रयास किया, पर मुझे पसंद नहीं था कि कोई थर्ड पार्टी मुझे फ़ोन करे। अक्यूज लगातार मेरा पीछा करता रहा, पर मैं सहमत नहीं थी। जब उसने बात बॉबी से कही कि मुझे आपका दोस्त ट्रबल कर रहा है, मुझे हैरेस कर रहा है रिपीटेड फ़ोन कॉल करके, तो बॉबी ने उससे बातचीत करी।
बट ट्रबल कम नहीं हुई। कुल मिला के अक्यूज हर कीमत पे मुझसे मिलना चाहता था, ये कथन था प्रोसिक्यूटर्स का। जब मिलने से मैंने मना कर दिया तो वो गुस्सा हो गया, और जब मैंने इस बारे में फाइनली बात करी कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, तो कुछ समय के लिए अक्यूज मुझसे दूर हो गया, पर वो नहीं माना। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे कॉल करता या संपर्क में आने का प्रयास करता, पर मैं राजी नहीं थी। अल्टीमेटली उसने कहा कि चलिए हमारे बीच कोई संबंध नहीं रह सकता, भले आप मुझसे शादी ना करें कोई बात नहीं, पर कम से कम हम दोस्ती को कंटिन्यू तो कर सकते हैं। उसका कहना यह था कि मुझे वो झांसे में लेकर एक दुकान पे ले गया, वहाँ से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी और उसमें कुछ मिला दिया, और अल्टीमेटली उस कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ होने से मैं अपने होशो आवाज़ में नहीं थी। वो मुझे एक होटल में ले गया, उस होटल का नाम था मूनलाइट होटल, जहाँ पर उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे कपड़े उतारे, मुझे नेकेड किया, पर मेरे साथ कोई गलत काम नहीं करा। उसने मेरी वीडियो बना ली, मेरी फ़ोटो ले ली, और उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वीडियो और फोटो में वायरल ना हो तो मुझे 20,000 रुपये दो। ज़रा सोचो, लगभग यही केस हर अक्यूज का होता है जिसके विरुद्ध रेप विक्टिम के यही आरोप होते हैं। इस स्टोरी से अपने आप को रिजेंबल करो। होता है ना ऐसा कि लड़की को तुम घुमा फिरा रहे हो, पूरी ऐश करवा रहे हो, और अल्टीमेटली वो तुम पर ही आरोप लगाती है कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया, इसने मेरा देह शोषण किया, मेरे साथ रेप किया, मेरे साथ ओरल सेक्स किया, मेरी वीडियो बना दी, उसको वायरल करने की धमकी दी, मुझसे पैसे मांगे। रिजेंबल कर रहा है ना कुछ केस आपका भी कर रहा है ना? अरे हाँ तो बोलो, लिखो कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो कुल मिला के मेरी आप सबसे एडवाइस है कि कुल मिला के इन जहरी लड़कियों से बचो। आप मेरी बात समझो, फिजिकल नीड से सेटिस्फाई कहीं भी हो सकती है, पर ऐसी लड़कियों के चक्कर में फंस जाओगे तो वो कहीं नहीं छोड़ेगी, आपकी ज़िंदगी खराब कर देगी, और आपका जीवन उन्होंने एक बार खराब कर दिया तो परिवार तो बदनाम होगा ही होगा, पैसों से भी जाओगे। तो कुल मिला के मेरा सुझाव है, अब आपकी समझदारी कि आप क्या एक्शन लेते हो। साथियों, इस केस में प्रोसिक्यूटर्स का कहना यह था कि मुझ पर लगातार जो है दबाव बनाया गया, और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी फ़ोटो और वीडियो को भी जो है वायरल किया गया। इस बात की जानकारी मुझे 9/11/16 को हुई, जब मेरे मित्रों ने बताया कि इस तरह से आपकी फ़ोटो और वीडियो जो है वायरल हो गई है। अल्टीमेटली 23/11/16 को इसने जो है रिपोर्ट लिखवाई और उस पर कार्रवाई शुरू हुई। अब पुलिस के पास जब भी रिपोर्ट इस तरह से आती है तो पुलिस भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय एक काम पर जो है जुट जाती है, वो है लड़के को पकड़ना और उसे गिरफ्तार करना जल्द से जल्द। अरे भाई, आपको करना है इन्वेस्टिगेशन, और आप क्या कर रहे हो? लड़के की धरपकड़ कि नहीं भाई इसको पकड़ेंगे, जूते मारेंगे, इसको 3rd डिग्री देंगे, अपने आप जो है कन्फेस करेगा और ये कहेगा कि मैंने जो है अपराध किया है और इस लड़की का रेप किया है, नग्न वीडियो में तैयार की है, और अल्टीमेटली हम कह देंगे केस इज़ वेल प्रूव्ड और मिल गया एक लड़की को इंसाफ। ये इंसाफ नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है, जिस सिस्टम के फेलियर के कारण मासूम लड़के आज मर रहे हैं। आज जितनी भी रिपोर्टें दाखिल थानों पर होती हैं, चाहे वो 498 की हो, चाहे 354A की हो, चाहे 354B की हो, या किसी भी कंसेंट महिला को लेकर हो, 90% मामलों में सिस्टम फेलियर है। सिस्टम चाहता है कि हमारी जान छूटे, क्योंकि अगर हमने इसमें जांच करके नतीजा लड़की के पक्ष में नहीं दिया, वो शिकायत करेंगे हमारी SP को, IG को, DG को, हमारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी। तो मरने दो भाई, फटाफट बयान खींचो, फटाफट बनाओ साइड प्लान और कोर्ट में डालो चार्जशीट। सिस्टम का फेलियर से एक इनोसेंट लड़का मर जाता है, पर इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं है। सिर्फ जांच करनी है, लड़की को इंसाफ दिलाना है, पर वो इंसाफ भी किस काम का, वापस से बोलता हूं, जो इनोसेंट लड़के का गला दबा दे। बेकार है सिस्टम ऐसे कि जो इनोसेंट लड़के को सुनने को तैयार नहीं है, बस आ जाते हैं कि कन्फेस कर, कन्फेस कर, कन्फेस कर, यू आर द कल्प्रिट, व्हाई शुड बी कन्फेस। मत करो कन्फेस, लड़ना सीखो, खड़े होना सीखो। मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे कि सर कहना आसान है, जब पुलिस पीछे पड़ती है तो हालत खराब रहती है। अरे पुलिस पीछे पड़ेगी, पढ़ने दो। FIR है आपकी जानकारी में, थाने जाने की बजाय सबसे पहले कॉपी लेके FIR की अपना स्टैंड सबमिट करो। आपके पास अधिकार है वकील के साथ इंटरोगेशन में प्रेजेंट होने का। 41D CRPC आपको ये राइट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मामले में सजा जो है 7 साल तक है तो वैसे भी गिरफ्तारी पे बार है, 41A CRPC का नोटिस देना होगा। पर आप लोग बोलते ही नहीं हो, जाके लगते हो सेटिंग बाजियों में, उससे कुछ नहीं होगा। आपको मेरिट्स पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेरिट्स पे लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस में आप समझिए कि इस केस में सबसे पहले पुलिस जो है वो गई मौके पे, उन्होंने जो है फोटोग्राफी करी
और एलिस एविडेंसेस को जो है सीज किया, और जो एलिस एसडी कार्ड था इसमें नग्न फोटोग्राफ थी, वीडियोस थी, उनको भी जो है सीज कर लिया। मुलजिम को बुलाया और आते ही जो है उसको अरेस्ट कर लिया, और उसकी इतला पर ये वापस से जो है साइट पर गए, और उसके इतला के कॉन्सिक्वेंट में भी जो है साइड मैप जो है तैयार कर लिया, और एलिस मोबाइल को सीज करते हुए और जो एलिस मेमोरी कार्ड था उसको सीज करते हुए उसको कंसर्न फॉरेंसिक में जो है इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया कि जो भी इनडिसेंट फिल्म थी या वीडियो थी या पिक्चर थी उस मोबाइल फ़ोन में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया अक्यूज के द्वारा, और कुल मिला के इसने एविडेंस को डिसअपियर करा दिया ताकि ये अपराध में इम्प्लीकेट होने से बच सके। अब जरा सोचो भाई, तुम जांच प्रॉपर कर नहीं पा रहे हो और इनके पास एक ही हथियार है, 201 आईपीसी लगा दो। 201 आईपीसी ऐसे नहीं लगता है, 201 आईपीसी तब लगता है कि जब पुलिस ये शो कर दे कि इस इंस्ट्रूमेंट में ये एविडेंस थी और इस इंस्ट्रूमेंट को अभियुक्त ने अपने कब्जे में रखते हुए एविडेंस को डिस्ट्रॉय इस कारण से करा कि उसे कंसर्न अपराध में ना तो इम्प्लीकेट किया जा सके और ना ही कंसर्न अपराध में उसे दोषसिद्ध किया जा सके। अगर ऐसी एविडेंस फाइल पर पुलिस ला पाती है बाय द वे ऑफ कनेक्टिंग चेन, तभी 201 आईपीसी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी इस केस में जो है डिस्कस हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस बात को भी जो है आप नोट करते हुए चलो। यहाँ पर उसके बाद जो है अक्यूज चार्जशीट हुआ, उसके ऊपर जो है चार्जेस फ्रेम हुए और अल्टीमेटली उसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है कन्विक्ट किया गया। अब मामला जो है हाई कोर्ट में गया, कई दावपेच रखे गए, पर सबसे बड़ा दावपेच था इमोशनल टच करो जज को। भाई इमोशनल टच किया कि साहब रेप जो है ये क्राइम है, पर ये क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल नहीं है, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी। और कुछ लिटरेचर जो है यहाँ पर रख दिए गए, कुछ जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के रख दिए गए, उसमें बार बार ये कहा गया कि एक रेप जो है लड़की का मन मस्तिष्क प्रभावित करता है, उसके शरीर से खिलवाड़ है, सोसाइटी के खिलाफ जो है अपराध है, वो तो हमको मालूम है अपराध है भाई। और रेप होना और रेप दिखाना दो अलग अलग बातें। हो क्या रहा है, रेप नहीं है, मजा है, और उसके बाद ऐसा पिक्चर बनाया जाता है कि भैया देखो ये रेप हो गया और मोमबत्ती गैंग भी हाय हाय और जलाओ मोमबत्तियां और कन्विक्शन कराओ कंसर्न अक्यूज को। अब बेचारा अक्यूज परेशान हो गया। अब यहाँ पर मीडिया का प्रेशर भी आ गया और अल्टीमेटली सिस्टम के फेलियर से बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इनोसेंट अक्यूज की बलि देने में कोई भी कसर सिस्टम नहीं छोड़ता है। हर केस में ऐसा नहीं होता, पर 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि कोई कॉरपोरेशन नहीं, कोई एविडेंस नहीं, लड़की ने बोल दिया, झूठे आंसू रिकॉर्ड पर आ गए और लड़का जो है उसको भुगत रहा है। फैक्ट है, फेस करना पड़ेगा। और फिर हमारे जो लॉ बनाने वाले संस्थान है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जो नियम कायदे कानून बना के बेचते हैं उसकी धज्जियां तक उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई किसी इनोसेंट को जो है कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेप केसेस में इवन देयर इज नो नीड फॉर एनी कॉरपोरेशन। अगर लड़की के एविडेंस जो है सत्य दिखाई देते हैं, वो कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहे हैं, देन इट इज सफिशिएंट। बट होता क्या है, बिल्कुल उलट। लड़की स्टोरी जो है बार बार चेंज करती है और कई बार उसकी स्टोरी जो उसकी रिपोर्ट है उसमें अलग होती है। जो 161 सीआरपीसी के बयान जो पुलिस रिकॉर्ड करती है उसमें अलग होती है। 164 सीआरपीसी के बयान जो रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट उसमें अलग होती है। और जब वो कोर्ट में टेस्टिफाई होती है इन द क्रॉस एग्जामिनेशन उसमें स्टोरी अलग होती है। तो जब स्टोरी अलग अलग है तो हम कैसे कह सकते हैं कि शी इज रिपोजिंग कॉन्फिडेंस और उसकी टेस्टिमोनी रिलायबल है और उस पर रिलाई करते हुए इनोसेंट अक्यूज को जो है कन्विक्शन किया जाए। ऐसी मंशा कानून की नहीं है, पर ऐसी मंशा ये बना के पेश करते हैं। यहाँ पर लड़की के जो है बयान हुए, उसे सेम वही स्टोरी बताई जैसे उसने अपनी रिपोर्ट 161 सीआरपीसी या 164 सीआरपीसी के बयानों में बताई, पर उस पर कुछ सीक्वेंस को जो है उसे चेंज कर दिया। पर जब वो टेस्टिफाई हुई इन द लाइट ऑफ सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और उस पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आगे गए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी घातक थे, जिसने लड़की को जो है हिला के रख दिया। वो ये कहते कि मैंने पुलिस को जो है रिपोर्ट लिख कर दी, पर उस रिपोर्ट के साथ में ना तो ऐसे कोई वीडियो थे, ना ही कोई पिक्चर थे, और इवन उसका फ़ोन भी जो है कंप्लीट नहीं था। जो फ़ोन वो यूज़ कर रही थी उसको वो डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। सिम कौन सी थी, कौन सी यूज़ में थी, उसको ध्यान ही नहीं है। जो एलिस मेमोरी कार्ड है वो उसका था ही नहीं, वो किसी और का था। उसमें क्या कंटेंट था, क्या रजिस्टर हुआ, उसको जानकारी में नहीं है। इवन उसके जो 161 सीआरपीसी के बयान है, 164 सीआरपीसी के बयान है, उसमें गंभीर विरोधाभास था। इवन जो कोर्ट में उसने बयान दिए उसमें भी सीक्वेंस को लेकर गंभीर विरोधाभास जो है क्रिएट हुआ। घटना हुई या नहीं हुई इसको भी जो है वो स्टैंड नहीं कर पाई। देखो छोटी सी बात है, लड़की का स्टैंड क्या था कि एक डेट पर अक्यूज ने उसको ड्रिंक पिलाया, उसको बेहोश किया, अल्टीमेटली उसके साथ जो है क्राइम कमिट किया, जबकि उस होटल में वो उस घटना से पहले भी जा चुकी थी। तो इन्फरेंस क्या आया कि वो अक्यूज से एक्विंट थी और वो अपनी सहमति से जो है उस होटल में गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसको ऐसा कोई पदार्थ दिया गया, उसका कोई मेडिकल जो है निकल के नहीं आया। और तीसरी बात, जो एलिज मेमोरी कार्ड था उसका जो प्रोसेसिंग था वो भी डाउटफुल था और कोई भी कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पे ऐसी नहीं आ पाई जो कि ये शो कर सके कि वास्तव में इस क्राइम से प्रोसिक्यूटर्स जो है अक्यूज को लिंक कर पा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लड़की कहती है कि मैंने रेसिस्ट किया, पर जब वीडियो दिखाई गई
उस वीडियो में से कोई भी रेसेस जो है वो दिखाई नहीं दिया। तो कुल मिला के जो भी उसने वर्जन दिए वो उसकी अपनी ही स्टोरी को फॉल्सिफाई कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट रखिए साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एलिस्ट मेमोरी कार्ड था वो आउटकम था उस एलिस्ट वीडियोस का जो उसमें ट्रांसफ़र हुई, बट वास्तव में उसी मोबाइल से ट्रांसफ़र हुई या किसी अन्य फ़ोन से जो है ट्रांसफ़र हुई या किसी लैपटॉप से ट्रांसफ़र हुई या उसका सोर्स क्या था वो कहीं भी शो नहीं हो पाया। एलिस्ट अमाउंट दिया गया या नहीं दिया इसकी भी कोई एविडेंस फाइल पे नहीं थे। कुल मिला के लिंकिंग एविडेंस जो है फाइल पे थी नहीं। अदर विटनेसेस हुए बट वो भी जो है टेस्टिफाई नहीं कर पाए और कनेक्ट नहीं कर पाए अक्यूज को। साथियों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है कि एविडेंस शुड बी कनेक्टिंग। अगर एविडेंस कनेक्टिंग नहीं है, मोटिव प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस केस में निकाल के लाया डिफेंस, पूरे के पूरे रिकॉर्ड पे ऐसे कोई भी अलामत दिखाई नहीं दी है कि लड़की के साथ जो है फोर्सफुल एक्ट किया गया हो या फोर्सफुली उसको जो ले जाकर जो है बंदी बनाया गया हो, उसके साथ जो है क्राइम कमिट किया गया हो। कुल मिला के उसको ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड पर रखनी थी जिसके आधार पर कंक्लूजन ड्राइव कर सकें, जबकि कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए कोई भी मटेरियल जो है प्लेस ही नहीं था, और जो प्लेस था वो सस्पेक्टेड था। और इवन इन्वेस्टिगेशन इतनी लचर थी कि वो कोई भी कनेक्टिंग एविडेंस को जो है जोड़ नहीं पाई जिसके आधार पर कंक्लूजन ड्राइव कर सकें कि ही इज़ द राइट पर्सन जिसके द्वारा एक क्राइम जो है कमिट किया गया है। साथियों, आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मामले में 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी भी जो है यहाँ पर कंप्लाई भी नहीं किया गया। ये भी एक फेटल कारण था कंसर्न अक्यूज की बिलिंग का। जो भी एविडेंस फाइल पे प्रोड्यूस हुआ इसमें विरोधाभास था। कोई भी कनेक्टिंग एविडेंस जो है फाइल पे नहीं आ पाई, और जो एविडेंस थी वो सस्पेक्टेड थी जिसको प्रोसिक्यूशन जो है एंड तक रूल आउट नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने हर एक फैक्ट को जो है स्क्रूटनाइज करते हुए ये माना कि जब प्रोसिक्यूशन ही कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पा रहा है, स्पेसिफिक एविडेंस नहीं ला पा रहा है, फोर्सफुल इंटरकोर्स शो नहीं कर पा रहा है, इवन जो एलिज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो 65B के पैरामीटर पर खड़ी नहीं कर रही है, और फॉरेंसिक से मालूम पड़ ही नहीं पा रहा है कि ये वीडियो आई कहाँ से, इसका एलिज सोर्स क्या है, और जो एलिज ओरिजिनल वीडियो थी वो किस डिवाइस में थी, वो कब डिस्ट्रॉय हुआ। तो इस सिनेरियो में यह नहीं माना जा सकता कि कोई क्राइम जो है कमिट हुआ हो। इसके अलावा सेक्शन 67 और 67A IT को लेकर भी जो है इंटरप्रिटेशन फाइल पर है, पर उसके लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट थे कि देयर शुड बी अ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन भी फाइल पर नहीं था। तो कोर्ट ने इन स्थितियों में माना कि जब कोई कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पर नहीं है तो इस सिनेरियो में यह नहीं माना जा सकता कि कोई भी एलिज क्राइम की सीक्वेंस जो है अक्यूज को क्राइम से कनेक्ट करते हो। तो इस सिनेरियो में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग को रद्द करते हुए अक्यूज को जो है दोषमुक्त करने के ऑर्डर दिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट हम कह सकते हैं इस केस में, जहां पर 6 पॉइंट जो है कंसीडर करे अपीलान कोर्ट ने। वो पॉइंट क्या थे, इसको आप नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात, एफआईआर में जो है डिले है वो प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी एलिज एविडेंस फाइल पे थी उसमें कोई भी आई एविडेंस नहीं थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बेसिक प्रिंसिपल है कि चेंज जो है कनेक्ट करनी पड़ेगी। नंबर 3, लड़की ने झूठ बोला। नंबर 4, जो उसके बयान फाइल पे थे और अदर विटनेस फाइल पर थे वो विरोधाभास में थे। पांचवी बात, कलेक्शन ऑफ एविडेंस भी जो है काफ़ी डाउटफुल था, और जो एलिज इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस थी उसमें कोई भी ऐसी स्थिति फाइल पर प्रोसिक्यूशन लेके नहीं आ पाया कि दे आर फ्री फ्रॉम एनी सस्पेक्शन। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने माना कि जब एविडेंस फ्री फ्रॉम सस्पेक्शन नहीं है, चेन जो है कनेक्टिंग नहीं है, चेन जो है ब्रेक हो रही है, मोटिव स्पष्ट नहीं हो रहा है, लड़की जो है टेस्टिफाई नहीं हो पा रही ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, और कथनों में जो है गंभीर विरोधाभास है, तो कोर्ट ने वहां पर उसका डेफिनेट फायदा जो है अक्यूज पक्ष को दिया। तो साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट जजमेंट मैन साइड के पक्ष में, इंपॉर्टेंट जजमेंट कि जहां लड़के गलत फंस जाते हैं हम अपोज नहीं करते हैं और अल्टीमेटली हमको जो है कॉन्सिक्वेंस उसका फेस करना पड़ता है। तो साथियों, घबराएं मत। आपके खिलाफ अगर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो सबसे पहले देखें कि एविडेंस फाइल पे क्या है, कनेक्टिविटी क्या है और किस तरह से आपके रोल को जो है रॉबिन किया गया है। अगर आप एक प्रॉपर ज्ञापन इनिशियल स्टेज पे देते हैं, उस पर जांच ये लोग नहीं करते हैं, देन इट इज प्लस पॉइंट फॉर यू। नंबर 2, आपको सबसे पहले देखना है कि चार्जशीट के एविडेंसेस क्या है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो है फ्लो चार्ट तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एविडेंस कनेक्ट नहीं हो रही है, एविडेंस ब्रेक हो रही है और ब्रेकेज जो है वो मेजर कैटेगरी का है जिसको ये रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और ये फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, तो डेफिनेटली इसका फायदा जो है डिफेंस को मिलने वाला है। जैसा इस केस में हुआ, कई पॉइंट्स को निकाला गया, वो पॉइंट सारे अनकॉन्ट्रोवर्टेड थे, प्रोसिक्यूशन के पास उसका जवाब नहीं था, अल्टीमेटली जो है लड़कियों को फायदा मिल गया। तो साथियों, इंपॉर्टेंट अपडेट है, जागो और लड़ने के लिए तैयार रहो। कुल मिला के झूठे मुकदमों से संघर्ष करना पड़ेगा। मानता हूं कि कानून उनके साथ में, पर हम लोग जो हैं आपके साथ खड़े हैं, तो लड़िए, मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर सफल होंगे। मानता हूं कि केस लंबे चलते हैं, मानता हूं ट्रबल है, मानता हूं खर्चे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आत्मसम्मान को इन झूठे केसों के अगेंस्ट जाकर जो है कॉम्प्रोमाइज करें। जब लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की होती है, शेर की नहीं होती है। तो आप अगर लड़ना सीख गए, आप अगर पॉइंट निकालना सीख गए, जैसा इस केस में कंसेंट एडवोकेट के द्वारा निकाले गए, कंसेंट जो लिटिगेंट था उसके द्वारा निकाले गए और अल्टीमेटली वो जीत गए,
ट्रायल कोर्ट में भले वो सफल नहीं हुए पर अल्टीमेटली वो सफल हुए हाई कोर्ट के अंदर। तो कहने की बात है कि बेस मजबूत रखो, जिन्हें पूरी करो, सारे पॉइंट रेस करो, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। चाहे तो हम ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे हम हाई कोर्ट में हो, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट में हो। ऐसे कई मुकदमे आप देख लेना कि ट्रायल कोर्ट में सफल नहीं हुए, हाई कोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने बनी कर दिया कि ये पॉइंट जो है कंसिडर नहीं हुआ। तो इस यात्रा में समय लगा, टाइम खराब हुआ, जेल जाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, पर कम से कम इंसाफ मिला। तो कहने की बात यह कि इंसाफ का अगर दफन ना हो तो निश्चित तौर पर आप एक प्रतिज्ञा ले लो कि जब भी गलत होगा हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम ऐसे झूठे मुकदमे करने वालों को भी जो है सबक सिखाएंगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको इन्फॉर्मेटिव किया होगा। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।